हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा पॉलिटी में टॉपिक है हाई कोर्ट। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय के बारे में संविधान के भाग 6 में बताया गया है। किसमें बताया गया? भाग 6 में। और आर्टिकल हैं 214 से लेके 237 तक। तो हाई कोर्ट के बारे में बात करें, सबसे पहले भाग 6 में बताया गया है। अनुच्छेद 214 से लेके 237 जो है वो हाई कोर्ट से संबंधित है। अब थोड़ा सा हाई कोर्ट के इतिहास के बारे में बात करें तो हाई कोर्ट की सबसे पहले भारत में स्थापना हुई थी 1862 में। 1862 में 3 हाई कोर्ट भारत में स्थापित किए गए थे। कौन कौन से थे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। जो ब्रिटिश की मेजर जो प्रेसिडेंसी थी, वहां पे 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए 1862 में। कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। अब हम बात करें हमारे आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स के बारे में बात करें, सबसे पहले आर्टिकल 214। 214 में ये कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया अनुच्छेद 214 में। इसमें ये कहा है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। कि भारत के जो भी राज्य हैं उनमें प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। ये संविधान में कहा गया था। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन करके ये कहा कि एक से अधिक राज्यों के लिए जो है एक हाई कोर्ट हो सकता है। एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये कहा 7वें संविधान संशोधन 1956 में। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं। सबसे नए हाई कोर्ट की बात करें तो 25वां हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2019 को। इससे पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक ही हाई कोर्ट था हैदराबाद में। और 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश का अलग उच्च न्यायालय बना दिया गया। तो ये 25वां हाई कोर्ट है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हाई कोर्ट भाग 6 में आता है। अनुच्छेद 214 से 237 से संबंधित है। सर्वप्रथम 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। फिर अनुच्छेद 214 हमने देखा, उसमें बताया गया हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ये संविधान में इनिशियली लिखा हुआ था। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में। उसमें यह जोड़ दिया गया कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। और वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 में कहा गया है हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कि हाई कोर्ट क्या होगा? एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। क्या होगा? अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है? इसकी बात हमने सुप्रीम कोर्ट जब देखा था तो उसमें भी बात की थी कि किसी हाई कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है तो वो जो अन्य कोई न्यायालय हैं तो उनके द्वारा वो फॉलो किए जा सकते हैं। कोई अन्य न्यायालय हैं उनके द्वारा जो है फॉलो किए जा सकते हैं, उनके द्वारा क्या होंगे? अनुकरणीय होंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उनकी समीक्षा या आलोचना करने का अधिकार इन न्यायालयों के पास नहीं है। वो सिर्फ उनको फॉलो कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है उसकी वो समीक्षा या उसको रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये बताया गया आर्टिकल 215 में कि हाई कोर्ट क्या होगा? एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। और इसमें न्यायालय की अवमानना के बारे में भी बताया गया है कि न्यायालय की अवमानना करने पर आपको 6 माह की सजा या 2000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 216 है। आर्टिकल 216 में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट कि हाई कोर्ट की संरचना क्या होगी या हाई कोर्ट का गठन किससे होगा। ठीक है, हाई कोर्ट का गठन। तो हाई कोर्ट के गठन की बात करें तो इसमें एक तो होंगे मुख्य न्यायाधीश।
कौन होंगे? एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। अब इन अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, इनका निर्धारण कौन करेगा? इनका निर्धारण करती है पार्लियामेंट। तो ये संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो 216 में क्या बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के गठन की बात करें तो एक तो कौन होंगे? चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे। उनकी संख्या कितनी होगी वो संसद तय करती है। तो ये हो गया आर्टिकल 216। नेक्स्ट है आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 में बताया गया अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ ए हाई कोर्ट, उनका रिमूवल प्रोसीजर और उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। जो हाई कोर्ट के जज होंगे उनके नियुक्ति, उनको हटाने की प्रक्रिया और उनकी योग्यताएं। तो सबसे पहले नियुक्ति की बात करें तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति किनसे कंसल्ट करेंगे? तो राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। कौन कौन हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद वो राज्य के गवर्नर से भी सलाह लेंगे। जिस राज्य के हाई कोर्ट की नियुक्ति की जा रही है तो वहां के राज्यपाल प्लस वहां के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्य न्यायाधीश से वो सलाह लेंगे। ये हो गई सलाह की बात। तो नियुक्ति में हमने क्या देखा कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। सबसे पहले तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज से वो सलाह लेंगे। उसके बाद वो राज्य के राज्यपाल से और जो राज्य के चीफ जस्टिस हैं उनसे भी सलाह लेते हैं। तो ये तो हो गई नियुक्ति की बात। उसके बाद हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही होगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, सेम वही प्रोसीजर रहता है हाई कोर्ट के जज के लिए भी। तो इसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। अगर ये हम सब बातें दोबारा डिस्कस करेंगे बार बार तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। ये हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया पहले देख चुके हैं। और उसके बाद योग्यता की बात करें कि योग्यता क्या होगी, तो योग्यता के लिए सबसे पहले कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो तो है ही है। उसके बाद वो कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो। 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में क्या रहा हो? वकील रहा हो। या न्यूनतम 10 वर्ष तक जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उनमें न्यायाधीश रहा हो। अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। तो कौन सी 2 कंडीशन हो गई योग्यता में? या तो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो या 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। तो ये हो गया आर्टिकल 217 में। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, सीजेआई प्लस 2 वरिष्ठ जज सुप्रीम कोर्ट के, उनसे सलाह लेता है। उसके बाद राज्यपाल से लेंगे, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया के सेम है। और योग्यता या तो 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो या 10 साल तक सबॉर्डिनेट कोर्ट में जज रहा हो। यहीं पे हम इसके कार्यकाल की बात कर लें तो इनका कार्यकाल होता है 62 साल तक। 62 वर्ष तक ये सेवा में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है आर्टिकल 218। तो आर्टिकल 218 में क्या है? इसमें है सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कि इसमें कुछ प्रावधान बताए गए हैं। इसमें क्या है? कुछ प्रावधान बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनसे संबंधित कुछ प्रावधान है आर्टिकल 218 में। अब इनमें क्या प्रावधान है उतना डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल 218 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस है। तो ये सच एज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल 218। उसके बाद आर्टिकल 219 की बात करें तो आर्टिकल 219 बताता है ओथ और अफर्मेशन, कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी शपथ के बारे में बताता है आर्टिकल 219। तो हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 219। उसके बाद है आर्टिकल 220। आर्टिकल 220 बताता है रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग ए परमानेंट जज,
कि आप हाई कोर्ट में परमानेंट जज हैं, उसमें आप स्थायी न्यायाधीश हैं, तो उसके बाद आप जो है उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कि आप कोई भी निजी केस नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएंगे, आप सरकार के ऑफिसर हो जाएंगे एक तरह से, तो आप सरकार से संबंधित आप उसमें मामले देख सकते हैं, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जारी नहीं रख सकते। ये बताया गया आर्टिकल 220 में। उसके बाद आर्टिकल 221, तो 221 में बताया गया सैलरी और पेंशन। जो हाई कोर्ट के जो भी एम्प्लॉयज हैं, ऑफिसर्स हैं, तो उनके वेतन और उनके पेंशन के बारे में आर्टिकल 221 में बताया गया है। तो सैलरी और ये पेंशन किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा ये निर्धारित किए जाते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका वेतन जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। किस पर? राज्य की संचित निधि पर। जिस राज्य में वो हाई कोर्ट के जज हैं वहां के राज्य की संचित निधि पर उनका वेतन भारित होगा। उसके बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद उनकी पेंशन कहाँ से दी जाएगी? उनकी पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। कहाँ से दी जाएगी? भारत की संचित निधि से। ये हो गए हाई कोर्ट के जज के सैलरी और पेंशन की बात। उसके बाद है आर्टिकल 222। आर्टिकल 222 है ट्रांसफर ऑफ जजेस, कि जो न्यायाधीश हैं उनका स्थानांतरण। तो उनका स्थानांतरण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति जो है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके जो है किसी भी जज का ट्रांसफर करते हैं। आर्टिकल 218 से 222 तक को एक बार रिवाइज करें तो 218 में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से संबंधित कुछ प्रोविजन बताए गए हैं। 219 में बताई गई है शपथ, कि इनको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाता है। 220 में बताया है कि परमानेंट जज बनने के बाद आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 221 में वेतन भत्ते बताए हैं। वेतन भत्तों का निर्धारण करते हैं मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के जज का वेतन उस राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, कि जिस राज्य में वो अपॉइंट है वहां की राज्य की संचित निधि से उनको सैलरी दी जाएगी और पेंशन उनको दी जाती है भारत की संचित निधि से। 222 में बताया गया है जो न्यायाधीश हैं उनके ट्रांसफर के बारे में। तो उनका ट्रांसफर करते हैं प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। ये हो गया आर्टिकल 222। नेक्स्ट है आर्टिकल 223, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, आर्टिकल 223 में क्या बताया है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और 224 में है एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट, की अतिरिक्त व कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 223 में तो बताया गया मुख्य न्यायाधीश के बारे में, और 224 बताता है अन्य न्यायाधीशों में अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो उनके बारे में। तो हमारे 223 और 224 हो गए कंप्लीट। उसके बाद 225 पर चले तो आर्टिकल 225 में बताया गया ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की अधिकारिता। हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, उसकी अधिकारिता क्या है, वो बताया गया 225 में। तो अधिकारिता की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आरंभिक अधिकारिता। अब आरंभिक अधिकारी से तात्पर्य क्या है? आरंभिक अधिकारिता क्या होती है? आरंभिक अधिकारिता का मतलब है कि आप इस मामले के लिए सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इसमें अपील करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप इसके लिए कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। तो ऐसे कौन कौन से मामले हैं इसमें? विवाह के मामले में, मैरिज के, डाइवोर्स के, या उत्तराधिकार के, कौन कौन से हम देख लेते हैं। विवाह के, तलाक के, उत्तराधिकार के, वसीयत के, ये सब जो मामले हैं। उसके बाद या फिर जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका यदि वोलेशन हो रहा है, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हम हाई कोर्ट में सीधे जा सकते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें आरंभिक अधिकारिता में वो ये है कि एमपी और एमएलए और एमएलए के चुनावों से संबंधित यदि कोई विवाद है, चुनावों से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आरंभिक अधिकारिता में यही है, ध्यान रखने के लिए। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा आरंभिक अधिकारिता में कि जो भी मैरिज के, डिवोर्स के, उत्तराधिकार के ये सब केस है उनके लिए जा सकते हैं। उसके बाद देखें तो मूल अधिकारों के लिए आप जा सकते हैं, या फिर एमपी एमएलए के सदस्यों के चुनावों से संबंधित कोई विवाद है तो उसके लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। उसके बाद अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करें, अपीलीय अधिकारिता की। अपीलीय अधिकारिता में दो तरीके के मामले हो सकते हैं, सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स। सुप्रीम कोर्ट में कितने थे? 3 थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स संवैधानिक मामले, और दीवानी मामले और क्रिमिनल मैटर्स। तो संवैधानिक मामले जो हैं उनके लिए अपीलीय अधिकारिता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास ये अधिकारिता नहीं है। हाई कोर्ट के पास सिर्फ 2 ही हैं, एक सिविल मैटर में, दूसरी क्रिमिनल मैटर में। तो अपीलीय अधिकारिता है तो आप अपील कैसे कर सकते हैं? तो पहले बात तो अपील करेंगे तो उससे पहले आपका केस कहीं ना कहीं लड़ा हो गया, उसके बाद ही आप अपील करेंगे। तो जो भी जिला न्यायालय हैं, जो भी जिला न्यायालय या फिर सत्र न्यायालय हैं, जो हमारे सेशन कोर्ट होते हैं, यदि उन्होंने कोई निर्णय दिया है तो उसके विरुद्ध आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद यदि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कोई निर्णय दिया है, सिंगल बेंच यानी कि एकल पीठ, एकल पीठ ने कोई निर्णय दिया है तो उसके विरुद्ध आप डबल बेंच में आप अपील कर सकते हैं। ये तो हो गई अपील करने की बात। उसके बाद 2 मामलों में कर सकते हैं, सिविल मैटर में और क्रिमिनल मैटर में। ठीक है, तो अभी 225 को हम रिवाइज करें, आर्टिकल 225 को, तो 225 क्या बताता है? ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब इसमें 2 तरीके की अधिकारिता है, एक तो आरंभिक अधिकारिता जो कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, इन सब मामलों में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद यदि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है उसके लिए जा सकते हैं, और एमपी एमएलए के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है उसके लिए सीधे हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। अपीलीय अधिकारिता की बात करें तो अपीलीय अधिकारिता में यदि जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है तो उसके विरुद्ध में आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और यदि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कोई निर्णय दिया है तो उसके लिए आप डबल बेंच में अपील कर सकते हैं। और अपील आप सिविल मामलों में कर सकते हैं और क्रिमिनल मामलों में अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो ये हो गया आर्टिकल 225। इसके बाद है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 में बताया गया रिट ज्यूरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता। तो हाई कोर्ट के पास भी 5 तरीके की रिट जारी करने की शक्ति है। कितने तरीके की रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट? 5 तरीके की। कौन कौन सी? हेबस कार्पस, मेंडेमस, सर्टियोरी प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। इनमें थोड़ा सा हम देख लें, वैसे तो हमने जो फंडामेंटल राइट्स की क्लास की थी आर्टिकल 32 में हमने 5 रिट डिटेल में समझी थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि यदि किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है गैर कानूनी तरीके से तो उसको न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए रिट जारी की जाती है। किसी व्यक्ति को यदि गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया है तो उसको क्या है, न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए रिट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। इसमें यह बताया गया कि यदि कोई सरकारी पद पर कोई नियुक्त व्यक्ति है और वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उस मामले में ये रिट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहाँ की जाती है? यदि किसी को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया है उस मामले में। परमादेश कहाँ की जाती है? कि यदि कोई सरकारी पद पर नियुक्त व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसके विरोध में यह रिट जारी की जाती है।
उसके बाद एक होती है प्रतिषेध। कौन सी होती है? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है रोकना। तो रोकने से मतलब ये है कि ये जो निम्नतर न्यायालय हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के लिए निम्नतर न्यायालय हो जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए हो जाएगा सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो यदि जो निम्नतर न्यायालय हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करें, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करे, तो उस मामले में ये रिट जारी की जाती है। उसके बाद एक होती है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण भी प्रतिषेध के सेम है कि ये भी निम्नतर न्यायालय के विरोध में जारी की जाती है, लेकिन ये तो रिट जारी की जाती है जब सुनवाई चल रही हो। कब जारी की जाती है? जब सुनवाई चल रही है। और ये जारी की जाती है चाहे सुनवाई चल रही हो या सुनवाई हो चुकी हो, दोनों मामलों में रिट जारी, यानी कि ये बाद में भी जारी की जा सकती है। और लास्ट बचती है वो वारंटो, अधिकार परीक्षा। कौन सी? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा तब जारी की जाती है कि कोई व्यक्ति है वो प्रशासनिक या राजनीतिक पद पर कार्य कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? प्रशासनिक या राजनीतिक पद पर कार्य कर रहा है, लेकिन उस पद के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उसको वो पूर्ण नहीं करता है, तो उसके विरोध में ये रिट जारी की जाती है। तो ये हमने बहुत शॉर्ट में एक बार रिवाइज करने के लिए हमने ये रिट पांचों समझ लिए कि पांचों रिट में क्या क्या होता है। तो 5 तरीके की रिट हाईकोर्ट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 226। आर्टिकल 227 की बात करें तो आर्टिकल 27 बताता है पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल अदर कोर्ट्स, कि जो भी अन्य न्यायालय हैं, जो भी अन्य न्यायालय हैं उनके ऊपर हाई कोर्ट के अधिकार के बारे में ये बताता है। उच्च न्यायालय के अधिकार के बारे में बताता है आर्टिकल 227। तो हम हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें हाई कोर्ट में, तो आर्टिकल 214, उसके बाद 215, उसके बाद एक हो जाता 217, 217 के बाद 219, 219 और फिर आ जाता 225 और 226। ये इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हाई कोर्ट में, जो कि आपको ज्यादा याद रखने हैं। अगर मेजरली क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं आर्टिकल से बनेगा, बाद में अगर बाई चांस क्वेश्चन बनता है तो बाकी आर्टिकल से बन सकता है। तो ये मतलब इनमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट जानकारी भी कुछ याद रखनी है, जैसे कि इसके ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में, जज के अपॉइंटमेंट के बारे में, उनके रिमूवल प्रोसेस के बारे में। तो ये आर्टिकल थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, बाकी जो है वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन बनने के चांस कम रहते हैं। आर्टिकल 227 क्या बताता है कि जो अन्य न्यायालय हैं उन पर उच्च न्यायालय के अधिकार की शक्ति के बारे में बताता है आर्टिकल 227। नेक्स्ट है आर्टिकल 228। आर्टिकल 28 में यह कहा गया है कि जो सबॉर्डिनेट्स कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी मामला, अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी केस है, कोई मामला है, तो उसको हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है, स्वयं के पास स्थानांतरित कर सकता है। ये बताया है आर्टिकल 228 में। क्या बताया है? अलाउज हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स टू इटसेल्फ, कि हाई कोर्ट जो है वो अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी केस खुद के पास मंगवा सकता है। तो ये है आर्टिकल 228। आर्टिकल 229। आर्टिकल 229 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स। जो हाई कोर्ट में जो भी अधिकारी या कर्मचारी जो काम करते हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है आर्टिकल 229। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? या तो करेंगे चीफ जस्टिस, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, या वो किसी अन्य जज को अपॉइंट कर देंगे इस काम के लिए। तो 229 में क्या बताया है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, और इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है चीफ जस्टिस या इनके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी दूसरे जज के द्वारा। ठीक है। आर्टिकल 230। आर्टिकल 230 की बात करें तो आर्टिकल 230 कहता है एक्सटेंशन ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज,
कि कोई भी हाई कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार आपको किसी यूनियन टेरिटरी तक बढ़ाना है उसके बारे में, तो ये अधिकार किसके पास है? ये है संसद के पास। तो संसद किसी भी हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार जो है वो यूनियन टेरिटरी तक बढ़ा सकती है, केंद्र शासित प्रदेश तक। जैसे कि हम बात करें, अंडमान निकोबार है। कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है। अंडमान निकोबार जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आता है। किसमें आता है? कलकत्ता हाई कोर्ट में। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप आता है केरल हाई कोर्ट में। किसमें आता है? केरल हाई कोर्ट में। पुडुचेरी की बात कर लें, पुडुचेरी किसमें आता है? मद्रास हाई कोर्ट में। तो जो ये हाई कोर्ट है इनका क्षेत्राधिकार कहाँ तक बढ़ा रखा है? केंद्र शासित प्रदेशों तक। तो ये कौन करता है? ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास में। तो 230 में क्या बताया है? हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार यूनियन टेरिटरी तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। जैसे कि हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे, अंडमान निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में आता है। तो 230, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद है आर्टिकल 231। कौन सा है? 231। 231 में क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। इनके लिए क्या हो सकता है? एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा के लिए एक हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। पंजाब और हरियाणा, इनके लिए कौन सा है? चंडीगढ़। ठीक। उसके बाद हम देखें गुवाहाटी, जिसका क्षेत्राधिकार सबसे ज्यादा है भारत में। कौन सा हाई कोर्ट? गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसके तहत कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट है। और इसका क्षेत्राधिकार जो है वो भारत में सबसे अधिक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात कर ले। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके तहत कौन कौन आ जाता है? महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव और दादरा नगर, ये आ जाते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, कलकत्ता की हमने बात कर ही ली, अंडमान निकोबार और जो पश्चिम बंगाल तो आता ही आता है। मद्रास में पुडुचेरी आता है, तमिलनाडु आता है, केरल में लक्षद्वीप आता है, केरल आता है। तो 231 क्या बताता है? कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं। ये है आर्टिकल 231। तो हाई कोर्ट में जो मेजर पॉइंट्स हैं वो इतने ही हैं पढ़ने के लिए। बाकी जो अदर आर्टिकल्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाई कोर्ट में हम जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये उतना मटेरियल हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ ही हमारा हाई कोर्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।